औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 9, सेकंड ईयर फिज़िक्स, सेक्शन M2 चैप्टर 15 और DC जनरेटर आज हमने स्टडी करना है। प्रीवियसली जो है वो हमने AC जनरेटर को स्टडी किया था और AC है क्या है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो आज जो है हमने वो DC जनरेटर जो है उसको स्टडी करना है। तो DC करंट कौन सी होती है? DC करंट होती है जिसको हम डायरेक्ट करंट का जो है वो नाम देते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर्स जो हैं वो यूज़फुल नहीं है किसके लिए? टू रन द DC मोटर। DC मोटर अगर आपने चलानी है ना तो उसके लिए हमें DC करंट की ज़रूरत होगी, यानी कि DC जनरेटर की ज़रूरत होगी। उसको हम DC मोटर की मदद AC जनरेटर की मदद से नहीं चला सकते। तो विलियम स्ट्रंजन 1834 में विलियम स्ट्रंजन ने एक सिंपल डिवाइस जो है जिसको कहते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या है? ये एक सिंपल डिवाइस है जो प्रिवेंट करती है, ठीक है। ये क्या प्रिवेंट करती है कि इससे डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। उसने एक सिंपल डिवाइस कम्यूटेटर जो है वो बनाई और उससे करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती थी। तो DC करंट क्या होती है? DC करंट वही होती है जिसमें करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होती। तो DC जनरेटर is required to run DC जनरेटर जो है ये हमें रिक्वायर्ड है टू रन DC मोटर। और ये काम करने के लिए एक डिवाइस बनाई गई इन 1834। ये डिवाइस बनाई गई विलियम स्ट्रंजन ने ये डिवाइस जो है वो बनाई 1834 में, ठीक है। और इसका नाम दिया कम्यूटेटर। इन्वेंटेड ए सिंपल डिवाइस which is known as कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर का क्या काम है? कम्यूटेटर जो है वो करंट की डायरेक्शन को चेंज होने से रोकता है। कम्यूटेटर prevents the change of direction of current। तो हमें चूंकि DC चाहिए तो DC जनरेटर बनाने के लिए फिर हमें कम्यूटेटर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज होने से रोकेगा। और विलियम स्ट्रंजन ने इसको इन्वेंट किया था 1834 में। अब ये हमारे पास जो डिवाइस है ये किस तरह की होती है, इसको हम बना के देखते हैं। तो आप देखें कि हमारे पास ये ऐसे और इसके साथ ये कार्बन ब्रशेस जो हैं वो लगी हुई हैं B और B', और यहाँ से ये हमारे पास वायर्स जो है वो आ रही हैं।
ठीक है, इसमें जो है ये यूं करंट जा रहा है, ये ठीक है, ये ए और ए प्राइम ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये वो स्लिप रिंग्स नहीं है, ये फिक्स्ड है। तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटर। इसका नाम जो है वो हम कम्यूटेटर का नाम इसको देते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इसका हम देखते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इसका वही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। It is based on electromagnetic induction। तो ये इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसकी हमने देखनी है कंस्ट्रक्शन और फिर देखेंगे इसकी वर्किंग। तो जो हमारे पास सिंपल एसी जनरेटर होता है, उस सिंपल एसी जनरेटर के अंदर हम क्या करते हैं, हमारी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें उस डीसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन में क्या फ़र्क है। वहाँ पर हमारे पास होते हैं स्लिप रिंग्स और यहाँ पर स्प्लिट रिंग्स होते हैं। ये स्प्लिट रिंग्स जो होते हैं ये टू हाफ्स होते हैं एक रिंग के, जो एक्ट एज कम्यूटेटर। ये अभी आप जो फिगर नहीं देख रहे, इसमें ए और ए प्राइम जो है ये क्या है, ये स्प्लिट रिंग्स हैं। ये ए की रिंग के दो हाफ हैं और ये फिक्स हैं, ठीक है। ए और ए प्राइम के हमारे पास स्प्लिट रिंग्स हैं और ये अटैच्ड हैं टू एंड्स ऑफ द रोटेटिंग कॉइल के, ठीक है। जब करंट कॉइल के अंदर जीरो है तो इट इज़ गोइंग टू चेंज इट्स डायरेक्शन। ये क्या करता है, ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। तो स्प्लिट रिंग्स जो होती हैं वो इंटरचेंज करती हैं अपने कनेक्शंस को ब्रशेस बी और बी प्राइम के साथ। तो इस वे में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वन ब्रश का वो रिमेन्स रहता है परमानेंटली पॉजिटिव और अदर जो हैं वो रिमेन्स रहते हैं परमानेंटली नेगेटिव। यानी कि ए के ऊपर पॉजिटिव रहता है पोटेंशियल और ए के ऊपर नेगेटिव, ये फिक्स रहती हैं। ये पोटेंशियल्स जो हैं वो अपनी पोलैरिटी को चेंज नहीं करते। तो इसलिए जो डायरेक्शन ऑफ करंट है इन द आउटर सर्किट वो सेम रहती है और सो हमें क्या मिलता है, हमें एक डीसी करंट जो है वो मिल जाती है। तो जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट है ये क्या है, इट इज़ जस्ट लाइक ए साइन वेव। ये साइन वेव के अंदर होती है विद लोअर हाफ इंटरवल्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब क्या हो गया इसके अंदर के देखें, जो हमारे पास डीसी जनरेटर है इसमें और एसी जनरेटर में क्या फ़र्क है। ये जो मैंने फिगर बनाई है कम्यूटेटर की, यहाँ पर क्या है, ये स्प्लिट रिंग्स हैं। वहाँ पर क्या थी, वहाँ पर स्लिप रिंग्स थी। वो स्लिप रिंग्स जो है वो स्लाइड करती थी कार्बन ब्रशेस के साथ, लेकिन ये स्लाइड नहीं करती कार्बन ब्रशेस के साथ, ये सिर्फ अपने कॉन्टैक्ट को चेंज करती हैं। तो ये जब कॉन्टैक्ट को चेंज करती हैं तो जो पोटेंशियल आता है इनके ऊपर वो पॉजिटिव और नेगेटिव ही रहता है। पोटेंशियल के अंदर कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता, जिसकी वजह से ऐसी करंट प्रोड्यूस होती है जो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती। और जो ये आउटपुट के ऊपर आपके पास जो करंट आती है वो क्या, वो एक साइनोसाइडल करंट जो है वो आती है। अब इसके अंदर हमारे पास ये जो फ्लक्चुएशन आ रही है, ये साइनोसाइडल के कुछ रिपल्स आ रहे हैं इसके अंदर जो है ना करंट के। तो इन रिपल्स को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो जो फ्लक्चुएशंस है आउटपुट के अंदर, ये हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग बहुत सारी क्वाइल्स को यूज़ करके, एज कंपेयर्ड कि हम सिंगल क्वाइल जो है उसको यूज़ करें। तो मल्टीपल क्वाइल जो हैं उनको वूंड किया जाता है एक सिलेंड्रिकल कोर के ऊपर एक आर्मेचर। आपको पता है कि जो सिलेंड्रिकल आर्मेचर क्या होता है कि जो एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, एक सिलेंडर है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वाइल को हम लपेटा हो तो हम उसको क्या कहते हैं, वो आर्मेचर है। और ईच क्वाइल जो होती है उसको हम इसके अंदर क्या करते हैं, इस आउटपुट में इसको रिड्यूस करने के लिए हर क्वाइल को सेपरेट जो कम्यूटेटर है उसके साथ जोड़ देते हैं। तो जो आउटपुट है एवरी क्वाइल की, हर क्वाइल की, तो वो हमारे पास टेप्ड हो जाती है।
ठीक है, वो जो ही अपनी मैक्सिमम ईएमएफ पे पहुंचती है। तो इसलिए जो ईएमएफ है अदर सर्किट के अंदर वो हमेशा ऑलमोस्ट कांस्टेंट जो है वो रहती है। ठीक है डी स्टूडेंट्स, तो अब ये मैंने आपको बताया इसका फिजिकली, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम लिख के देख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास नंबर 1 ये है कि क्या होते हैं, स्प्लिट रिंग्स होती हैं, ठीक है, ये फिक्स्ड होती हैं, और ये किसी एक रिंग के 2 हाफ होते हैं। ये क्या है, ये स्प्लिट रिंग्स हैं। और ये स्प्लिट रिंग्स क्या होती हैं, ये एक्ट करती हैं एज ए कम्यूटेटर। ठीक है, इसी तरह हमारे पास दूसरे नंबर पर होता है इसके अंदर क्वाइल, जिसको हम कहते हैं आर्मेचर। ये क्वाइल जो है ये रोटेट करती है। बाकी इसका सारा फंक्शन जो है वो वही वाला है जो एसी जनरेटर का है। अब हम देखते हैं कि इसकी जो वर्किंग है, तो वर्किंग अब देखें। हमारे पास फिगर के अंदर ए और ए प्राइम जो है वो स्प्लिट रिंग्स थी, और ये स्प्लिट रिंग जो है ये अटैच होती हैं रोटेटिंग क्वाइल के साथ। तो जब करंट क्वाइल के अंदर 0 है, व्हेन द करंट इन द क्वाइल इज 0, जब करंट जो है वो क्वाइल के अंदर 0 है, तो जो डायरेक्शन है स्प्लिट रिंग्स की वो इंटरचेंज करती है अपने कनेक्शंस को। ठीक है, एंड इट इज गोइंग टू चेंज इट्स डायरेक्शन। और ये क्या करता है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। तो स्प्लिट रिंग्स क्या करती हैं, द स्प्लिट रिंग्स जो है ये इंटरचेंज करती हैं देयर कनेक्शंस। ठीक है, ये अपने कनेक्शंस को इंटरचेंज करती हैं विद ब्रशेस बी एंड बी प्राइम। ब्रशेस बी और बी प्राइम उनके साथ अपने कॉन्टैक्ट्स को चेंज कर दिए। वहां पर क्या होता था कि एसी जनरेटर के अंदर वो स्लिप कर जाते थे ब्रशेस के ऊपर। यहां पर ये क्या करते, सिर्फ अपने कॉन्टैक्ट्स को चेंज करते हैं। ठीक है, जब डायरेक्शन चेंज होने लगती है। तो जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है एक ब्रश का, सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल of one bush is positive and other is negative, and they remain constant। और क्या होता है कि ये कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, पोटेंशियल के अंदर चेंज नहीं आती। जब पोटेंशियल अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है, ठीक है, पोटेंशियल नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, तो फिर हमारे पास जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो चेंज होती है। तो चूंकि ये कांस्टेंट रह रहा है, ये चेंज नहीं कर रहा, तो इसलिए हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ करंट आउटर सर्किट में वो सेम रहेगी। और इस करंट को हम क्या कहते हैं, इस करंट को हम डीसी करंट कहते हैं। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ करंट
in the outer circuit remains constant and it is known as DC करंट, और इसको हम DC करंट कहते हैं। अब जो है अगर हम इसकी आउटपुट बनाएं करंट की, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह की आती है, ये, ठीक है। इसको यहाँ से एक साइनोसाइडल वेव हमारे पास आती है, तो ये थोड़े से रिपल्स आ रही हैं इसके अंदर, ये मुकम्मल तौर पर फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, ये मुकम्मल तौर पर जो है वो डीसी नहीं है। तो ये जो फ्लक्चुएशंस हैं इनको आउटपुट में हम कैसे कर सकते हैं, ये फ्लक्चुएशंस रिड्यूस हो सकती हैं। दीज फ्लक्चुएशंस कैन बी रिड्यूस्ड by using many coils instead of one coil। एक coil की जगह अगर हम many coils या multiple coils को यूज करें तो इसको रिड्यूस कर दिया। अब ये जो मल्टीपल coils होती हैं ये क्या होती हैं, ये वुंड होती हैं ऑन सिलेंड्रिकल कोर, जिसको कि हम आर्मेचर का नाम देते हैं। These coils are wound on the cylindrical core, which is known as आर्मेचर, जिसको कि हम आर्मेचर का नाम जो है वो कहते हैं। तो ये जो हमारे पास मल्टीपल कॉइल्स होती हैं ये टेप करती हैं जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है जब वो अपनी पीक वैल्यू को पहुंचती है। तो इस तरह जो ईएमएफ है हमारी सर्किट की वो कांस्टेंट जो है वो रहती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कुछ बातें हो गई डीसी जनरेटर की। उसके बाद आ जाए आप बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर। बैक मोटर effect in generators। तो बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर्स जो है, पहले हम देखते हैं कि ये क्या चीज होती है। आप देखें कि बेसिकली जो है हमारे पास बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स हैं ये कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी हमें नीड होती है किसके लिए, प्रोवाइड हम करते हैं बाय सम सोर्स लाइक स्टीम टर्बाइंस या वाटरफॉल। हम वाटरफॉल के ज़रिए मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, या स्टीम के टर्बाइंस होती हैं, स्टीम जो होती है वो भी मैकेनिकल एनर्जी देती है। तो जो शेफ्ट होता है हमारा वो टर्बाइन का, उसको हमने कनेक्ट किया होता है किसी क्वाइल के साथ, और वो क्वाइल जो है वो क्या करती है, वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है। तो इस तरह मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो जनरेटर जो है वो सप्लाई करता है एनर्जी किसको, एक्सटर्नल सर्किट को। यानी कि जब आप मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जनरेटर का बेसिकली क्या काम है कि जो उसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो आउटपुट सर्किट को देता है, जो सर्किट उसके साथ
लगा होता है। मिसाल के तौर पर आपके घर में बिजली बंद हो जाती है, तो जब आपके घर में बिजली बंद हो जाती है तो आप क्या करते हैं, आप जनरेटर लगाते हैं या यूपीएस लगाते हैं। तो ये एक एक्सटर्नल सोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। जनरेटर में क्या करते हैं, आप किक लगाते हैं, सेल्फ लगाते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी से उसकी क्वायर रोटेट करना शुरू कर देती है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ से इंड्यूस्ड करंट पैदा होती है, और इंड्यूस्ड करंट जो है फिर वो आउटपुट पे जाती है, और आपके जो डिफरेंट अप्लायंसेज हैं जो आपने लगाए होते हैं उनको यूज़ करती है, ठीक है, वहाँ पर आप जनरेटर को यूज़ करते हैं। तो लोड, अब इसमें लोड क्या है, द डिवाइसेज इन द सर्किट, जो डिवाइसेज हमारे पास सर्किट में लगी होती हैं वो कंज्यूम करती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो अब जितनी डिवाइसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रही हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोड कहते हैं। जितना ज़्यादा लोड ज़्यादा होगा तो लार्जर वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट जो है वो क्या करना पड़ेगा, जनरेटर को सप्लाई करना पड़ेगा। मसलन एक घर है, आपने जनरेटर लगाया हुआ है, साथ आपने 2 फ्रिज लगा दिए हैं, 2 एसी लगा दिए हैं, तो अब क्या है, ये लोड बहुत बढ़ गया। तो अब जितना लोड बढ़ेगा उतना ही क्या है कि जनरेटर को ज़्यादा इंड्यूस्ड करंट जो है वो सप्लाई करनी पड़ेगी। तो जब हमारा सर्किट जो है वो ओपन होता है यानी कि ऑफ होता है, तो जनरेटर जो है वो कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो सप्लाई नहीं करता, ठीक है। लेकिन क्योंकि उस वक्त जो है जो आर्मेचर है या क्वाइल है उसको रोटेट करने के लिए कोई एनर्जी नहीं मिल रही। लेकिन जब हमारा जो सर्किट है वो ऑन होता है तो करंट जो है वो ड्रॉन होती है क्वाइल में से, जनरेटर में से। तो जब क्वाइल रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो ये फोर्स एग्जर्ट करती है ऑन द करंट कैरिंग क्वाइल। तो आप सपोज करें कि हमारे पास जो है वो बैक मोटर इफेक्ट क्या है, देखें, देखिए जब करंट गुजरेगी तो क्वाइल जो है, जब क्वाइल रोटेट करेगी मैकेनिकल एनर्जी से मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये क्या करेगी, फोर्स एग्जर्ट करेगी ऑन करंट कैरिंग क्वाइल। देखिए ये हमारे पास क्वाइल है, ये हमारे पास क्वाइल है और ये रोटेट कर रही है, ठीक है। इस पे इस साइड पे एक फोर्स लग रही है F1 और इधर इस साइड पे एक फोर्स लग रही है F2, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और इसको हम नाम दे देते हैं ABCD, इसको नाम दे देते हैं। अब इस तरफ जो है ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इसको आप ये हमारे पास F2 है, ठीक है, ये भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। ये फ्रंट व्यू है इसका, और अगर हम इसका टॉप व्यू बनाएं तो टॉप व्यू आप देखेंगे हमारे पास ऐसे एक फोर्स F1 ये लग रही है, एक फोर्स F2 ये लग रही है, इस तरफ हमारे पास B है, ये हमारे पास B है, F1 2, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा वेक्टर क्वांटिटी था इसलिए मैंने एरो डाल दिया। और ये F2 जो है हमारे पास लग रही है, और इधर ये हमारे पास B जो है वो एक्ट कर रहा है। ये देखें यहाँ पे जो B एक्ट कर रहा है ये इनटू द पेज है, और यहाँ पे मैंने डॉट डाली है, तो यहाँ पर जहाँ पर क्रॉस हो वहाँ पर इनटू द पेज होता है, जहाँ पर डॉट हो वहाँ पर आउट ऑफ द पेज होता है। तो F1 और F2 दो फोर्सेज हैं जो एक्ट कर रही हैं ऑन द साइड्स ऑफ द क्वाइल। F1 and F2 are two forces which are acting on the sides of a
क्वाइल जो क्वाइल की साइड के ऊपर जो है एक्ट कर रही हैं। ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आप देख सकते हैं। मैग्नीट्यूड इनका सेम है, यानी कि F1 का मैग्नीट्यूड बराबर है F2 के, बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट। लेकिन डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। ये फोर्सेस जो हैं ये प्रोड्यूस करेंगी एक काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस प्रोड्यूस करेंगी, दीज फोर्सेस, ये कपल है फोर्सेस का, दीज फोर्सेस प्रोड्यूसेस काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क विच जो क्या करेगा, अपोज करेगा मोशन ऑफ द क्वाइल को। which opposes the motion of coil। देखिए ना, अगर आपका क्वाइल जो है वो इस तरह घूम रहा है, ठीक है, या इस तरह घूम रहा है, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये दो फोर्सेस जो हैं एक टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी जो कि इसकी मोशन को रिस्ट्रिक्ट करेगा, इसकी मोशन को रोकने की कोशिश जो है वो करेगा। ये इफेक्ट जो है इसको हम कहते हैं दिस इफेक्ट इज नोन एज बैक मोटर इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम क्या का नाम देते हैं, बैक मोटर इफेक्ट का इन द जनरेटर्स। जनरेटर्स में बैक मोटर इफेक्ट का इसको हम नाम जो है वो देते हैं। तो जितनी लार्जर करंट ड्रॉन होगी ग्रेटर जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस है, यानी कि जितनी ज़्यादा करंट सर्किट में से गुजरेगी उतना ज़्यादा टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस होगा। ग्रेटर करंट ग्रेटर टॉर्क। greater current will produce greater torque। तो ग्रेटर करंट जो है वो ग्रेटर टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस होने करेगी। इसका मतलब है कि हमें ज़्यादा मैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर होगी क्वाइल को रोटेट करवाने के लिए विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। तो दिस इज़ क्या इन दी एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय जो लोड है वो मस्ट कम फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, यानी कि आप जितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं उतनी एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर एक काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क एक्ट कर रहा है जो कि क्या कर रहा है, जो कि स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है मोशन ऑफ द क्वाइल को। ठीक है, तो जितना लार्जर करंट होगा उतना ज़्यादा टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब है कि हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, मोर एनर्जी टू कीप द क्वाइल रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, हमें ज़्यादा जो है मोर मैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर्ड है कि वो इससे रोटेट करती रहे। तो ये क्या है, दिस इज इन एग्रीमेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस इज इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जितना ज़्यादा लोड, जो लोड है आपका घर में लोड है, वो जितनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो आपको प्रोवाइड
करनी पड़ेगी है, ठीक है। अगर आप उतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो वायोलेट हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना कि जहाँ पर लोड जाओ वहाँ पर छोटा जनरेटर ना लगाएं, छोटा जनरेटर लगाएंगे तो वो जल जाएगा, वो इतना लोड जो है वो बर्दाश्त कर ही नहीं सकेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब जो है हम लेक्चर को यहाँ पर एंड करते हैं और कल हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ डीसी मोटर और फिर बैक ईएमएफ इन मोटर्स और फिर हम पहुँच जाएंगे ट्रांसफार्मर के ऊपर जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। तो अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।